वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स हमारा ऑपरेशन साइंस क्लासेस चल रहा है, जो कि फ्रेंड्स टेक्निकल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। यानी टेक्निकल रेलवे का आप लोग पेपर तैयारी कर रहे हैं, या फिर एएलपी के लिए, या फिर ग्रुप डी के लिए। मेरा जो क्वेश्चंस होगा उसके साथ साथ जो मैं एक्सप्लेन करूंगा और जो मैं बोलूंगा वॉइस में, तो फ्रेंड्स उसको आप लोग सुनिएगा। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताऊंगा, सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर इससे पहले वीडियो में देखेंगे 50 तक मैं पूरे बताया था। चलिए 50 नंबर 1, यानी कि 50 नंबर 1 से क्वेश्चन लेकर स्टार्ट कर, यानी 51 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा। यदि कोई गेंद आरंभिक गेंद यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्व रूप से ऊपर की ओर उछाली जाए तो 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो फार्मूला जो होगा आप लोग के लिए, आप लोग फार्मूला पढ़े। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यदि कोई आरंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड से ऊर्ध्व रूप से ऊपर की ओर उछाली जाए तो 2 सेकेंड बाद इसका वेग जो होता है 9.6 मीटर पर सेकेंड की ओर से नीचे की तरफ गिरेगा। क्लियर। अब चलिए मैं आप लोगों को सिद्ध करता हूँ ये कैसे होता है। सबसे पहले याद रखिए, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है, देखिएगा। देखिए मैं आप लोग कंसेप्ट सबसे पहले याद करता हूँ। अगर किसी भी वस्तु को प्रारंभिक वेग जिसको ऊपर u की वेग से भेजते हैं, तो यहाँ पे 3 कंडीशन याद रखिएगा। सबसे पहले इसका अधिकतम ऊंचाई, जिसे हम लोग h बोलते हैं, तो इसका अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है u² बाय 2g होता है। u² बाय 2g होता है। क्लियर है। ऊपर जाने का समय और नीचे आने का जो समय होता है u/g होता है। ये भी याद करें, ऊपर जाने का समय और नीचे जाने का समय जो होता है u/g होता है। क्लियर है। और यात्रा का कुल समय, तो ऊपर और नीचे दो टाइम्स होना, तो 2u/g, ये भी करना पड़ेगा, 2u/g होता है। क्लियर है। इसी प्रकार फ्रेंड्स एक चीज और होता है, यदि दो वस्तु v1 तथा v1 वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाए और अधिकतम ऊंचाई h1 तथा h2 हो, तो इसके लिए भी मैं कंडीशन बताता हूँ। देखिए इसके लिए क्या होता है, देखिए h1/h2 कीजिएगा, h1/h2 इक्वल टू v1/v2। ये चार में जो कंसेप्ट बताऊँ इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब आप लोग को ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को फार्मूला पता होगा। देखिए सबसे पहले u यानी कि प्रारंभिक वेग कितना दिया, u इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, 10 मीटर पर सेकंड दिया। क्लियर है। तो 10 मीटर पर सेकंड दिया। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी, अधिकतम ऊंचाई पर जब भी पहुंचती है तो उसका v का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है ये वी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है। और उसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, सॉरी, गति का पहला समीकरण यूज करते हैं, v इक्वल टू u+at होता था। u प्लस ए के हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यानी g यूज करेंगे, u+gt। अब इसी के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही होती है, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही होती है तो g का जो, देखिए हम लोग फार्मूला क्या लिखे, u+gt होता है, u+gt। लेकिन याद रखिए, जब भी ऊपर की ओर जाएगी, जब भी ऊपर की ओर जाती है तो जी का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव में आता है। क्या चीज में आता है, नेगेटिव में। तो फ्रेंड्स यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये जो आप लोग का प्लस लिख रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, माइनस लिख रहे हैं। क्लियर हो गया होगा कैसे मैं क्या हूँ। चलिए अब देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से फोकस केवल कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स यू का वैल्यू हम लोग पता करेंगे कितना दिया हुआ था। तो यू का वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, कितना दिया था, 10 मीटर पर सेकंड दिया था, तो मैं 10 लिख दिया। और माइनस जी का वैल्यू क्या था, 9.8 होता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स इसमें टाइम का वैल्यू नहीं दिया, तो मैं टाइम लिख दिया, टी लिख दिया हूँ। और वी का वैल्यू कितना था, जीरो था। तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग टी का वैल्यू अगर निकालिएगा तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स 10 बाय क्या लिखिएगा, 9.8 लिखिएगा, 10 इक्वल टू 9.8। अब इससे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्टली पॉइंट्स में जो आंसर आएगा 1.2 सेकंड समथिंग आएगा। क्लियर है। 1.2 सेकंड आएगा, 1.02 आएगा, 1.02 सेकंड आएगा। क्लियर है। ये टाइम निकल गया। लेकिन अगर आप लोग को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे ना, उसका वेग क्या होगा। देखिए वस्तु का ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय आप लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो वस्तु का ऊपर जाने और नीचे आने का समय, टी का जो फॉर्मूला होता है u/g होता है, u/g होता है। तो u का फॉर्मूला कितना, वैल्यू कितना था, 10 था। g का वैल्यू कितना था, 9.8 था, 9.8 था। क्लियर है। और फ्रेंड इसे भी अगर आप लोग सॉल्व करते हैं इस ट्रिक से तो कितना है, 0.0 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन फोकस कीजिए, लेकिन हमें पूछ रहा है कि 2 सेकेंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए 2 सेकेंड बाद हो रहा, 2 सेकेंड बाद हो रहा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, v का वैल्यू यूज करेंगे, u इक्वल टू, सॉरी, v इक्वल u+gt यूज करें, u+gt। चले इसी भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब वस्तु नीचे की ओर आएगा, देखिए जब भी नीचे की ओर आए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या u इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब g का वैल्यू कितना था, 9.8 था। और t का वैल्यू कितना था, ऑलरेडी यहाँ पे 2 सेकंड के लिए बोल रहा है। तो देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या करें, 2 दिया था, 2 में से क्या करेंगे, 1.020 को माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा 9.18 को हम लोग क्या करें, 0.7
979 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा 9.6 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। काफ़ी मैं इसे बोलूँगा ये क्वेश्चन स्कीप लाइफ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जानिए बहुलक। तो देखिए बहुलक को हम इंग्लिश से बोलते हैं पॉलीमर। क्या होता है पॉलीमर। तो फ्रेंड्स ये एक ग्रीक लैंग्वेज है। पॉली का अर्थ होता है मेनी, पॉली का अर्थ क्या होता है मेनी, और मर का अर्थ होता है टैम्स। तो देखिए पॉलीमर जो होता है दो वर्ड से बना है, पॉली और मर होता है। क्लियर है। इसका जो मेन जो यूनिट होता है तो मोनोमर्स यूनिट होता है। क्लियर है। तो इसी बारे में आप लोग को बोल रहा है प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर देखिए प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक यानी नेचुरल्स के लिए देखा है तो सेल्यूलोज होगा। क्या होगा ये सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। क्लियर है। सेल्यूलोज लकड़ी, सिल्क, ऊन आदि प्राकृतिक बहुलक है। इसमें सेल्यूलोज तथा इसके व्युत्पन्न औद्योगिक दृष्टिकोण में सबसे अधिक होता है। यानी जितना पेड़ पौधे के बाहरी पार्ट्स होता है सभी में सेल्यूलोज पाए थे। घास वगैरह में भी क्या पाए थे फ्रेंड्स सेल्यूलोज पाए थे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं और क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स देखिए सभी का मोनोमर्स यूनिट भी होता है। क्लियर है। तो नायलॉन 66 होता है, टेफ्लॉन होता है, नायलॉन 66 होता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है। देखिए सबसे पहले याद कीजिए प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है मैं लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा फ्रेंड्स प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ज़्यादा होता है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1840 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये याद रखिएगा। यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना इलेक्ट्रॉन के 1840 गुणवे के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। तो क्लियर है। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑब्वियसली फ्रेंड्स 1840 होगा। क्लियर है। तो ये रेशियो होता है तो आप लोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं। क्लियर है। तो और भी आप लोग लिखना चाहते हैं देखिए यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इजकल टू लिख सकते हैं 1840/1, 1840/1 कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसी यहाँ पे मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा मेरा जो क्लास रहेगा फ्रेंड्स आप लोग जितना पढ़े सबको मैं रिकॉल करवा दूँ। देखिए प्रोटॉन, तो देखिए प्रोटॉन सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं प्रोटॉन की खोज किसने किया था गोल्डस्टीन ने किया था। इसका नाम किसने रखा था रदरफोर्ड ने किया रखा था। क्लियर है। अब देखिए प्रोटॉन का जो मास होता है यानी प्रोटॉन का जो मास होता है ऑलरेडी फ्रेंड्स 1.62 इंटू 10⁻27 kg होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होगा। देखिए 9.109 इंटू 10⁻31 kg होता है। यानी सबसे हल्का जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में यानी कि ऑटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही फ्रेंड्स अगर दोनों की आवेश की बात करते हैं देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की आवेश की बात करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है देखिए 1.6 इंटू 10⁻, देखिए 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। लेकिन याद रखिएगा और यही फ्रेंड्स आप लोग का प्रोटॉन का भी होता है यानी 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। लेकिन दोनों में ये डिफरेंस होता है देखिए प्रोटॉन में सिंबल प्लस होता है इसलिए प्रोटॉन में जो पॉजिटिव रहेगा इसमें नेगेटिव होता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। क्लियर है। और दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक प्लस में एक माइनस होने की वजह से परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं उदासीन होता है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपेसिटर किसमें ऊर्जा रखता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का संग्रह होता है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी का होता है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए विद्युत स्थैतिक क्षेत्र यानी कि ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी के लिए होता है। क्लियर है। चलिए हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर का होता क्या। कैपेसिटर देखिए कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं संधारित्र। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से आवेश या विद्युत स्थैतिक ऊर्जा को संग्रह किया था। यानी फ्रेंड्स आवेश को या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हम लोग क्या करते हैं जमा करते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में सुनिएगा ध्यान से। देखिए कैपेसिटर एसी तथा डीसी दोनों के साथ कार्य करता है परंतु डीसी को रोकता है और एसी को प्रवाहित करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में याद रखिएगा ये जो वर्क करता है एसी और डीसी दोनों के साथ वर्क करता है। क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा जो मैं ध्यान से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा इसमें याद रखें ये दोनों के साथ वर्क करता है लेकिन यह डीसी को रोकने का कार्य करता है। क्लियर है। लेकिन और एसी के साथ प्रवाहित होता है। ये इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसी का जो फार्मूला होता है क्यू देखिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का अगर आप लोग देखिए तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। इस वजह से हम लोग कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है क्यू इजकल टू सी बी होता है। क्या होता है क्यू इजकल टू सी बी होता है जिसमें सी आप लोगों का कैपेसिटर होता है। क्लियर है। और ये एक प्रकार की एक अदिश राशि यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग लिखा सकते हैं फार्मूला
सी इक्वल टू क्या लिखे क्यू बाय बी लिखिएगा। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज का ऐसा यूनिट ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा क्या होता है, कूलम होता है। क्लियर है, चार्ज का कूलम होता है और वोल्ट, तो वोल्ट का क्या होता है, वोल्ट का विभव होता है, तो कूलम पर वोल्ट को, यानी कुल देखिए मैं लिख देता हूँ, कूलम पर वोल्ट को ही हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे कूलम पर वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फराड, यानी FARAD, इसको बोलते हैं फैराड बोलते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक माइक्रो फैराड को भी आप लोग जाने। देखिए एक माइक्रो फैराड का जो वैल्यू होता है, माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 होता है, फैराड है तो F लिख सकते हैं। क्लियर है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही बंध उपस्थित होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे आयनिक बंधन क्या होता है, सहसंयोजक बंधन क्या होता है। तो आयनिक बंधन उसमें होता है फ्रेंड जिसमें जिसमें आप लोग का मेटल और नॉन मेटल होता है। जैसे आप लोग NaCl लिखते हैं, देखिए NaCl लिखते हैं या फिर MgO लिखते हैं। क्लियर है, तो इसमें देखिए ये मेटल है, ये नॉन मेटल, ये मेटल नॉन मेटल, जिसमें मेटल और नॉन मेटल उसमें बहुत आयनिक बॉन्ड बनता है। ये बात करते हैं सहसंयोजक बंधन में। तो फ्रेंड सहसंयोजक बंधन दो कार्बन कार्बन परमाणुओं या उसके सदस्यों के बीच में ये बनता है। क्लियर है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो पूरा दोनों किसमें है, यानी कि किसमें दोनों बनता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखिए NaOH में आयनिक बंधन या विद्युत संयोजी बंधन के साथ 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 संयोजन बंधन पाया जाता है। क्लियर है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा आयनिक बंधन, इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से होता है। क्लियर है, आइए फ्राई फ्रेंड्स धातु और धातु में होता है। क्लियर है, ये आप लोग याद रखिएगा। आयन आयनिक यौगिक के गुण ये होता है, सबसे पहले इसमें देखिए मैं लिख देता हूँ गुण। इसका पहला गुण ये होता है, ये पोलर फॉर्म में होता है, यानी कि ये ध्रुवीय होता है, पहला गुण ये होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यह ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिक के कुचालक और द्रव अवस्था में सुचालक होता है। यानी कि अगर सॉलिड में देखा ना तो ये कुचालक होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, सॉलिड में देखा तो ये कुचालक होता है। क्लियर है, लेकिन वही लिक्विड की बात करते हैं, अगर लिक्विड की बात करते हैं तो ये सुचालक होता है, यानी करंट इससे प्रवाहित होती है। क्लियर है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखें इस बंधन से बने यौगिक जल में विलय होते हैं, लेकिन कार्बन विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में अविलय होते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और इसको हम लोग पायरिन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है पायरिन का सूत्र क्या होता है, तो पायरिन का सूत्र होता है CCl4 पायरिन। क्लियर है, और इसका उपयोग करते हैं बिजली से लगी आग को बुझाने में करते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल बैटरी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑटोमोबाइल बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, और ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाला बैटरी द्वितीयक सेल का होता है, यानी कि सेकेंडरी सेल का होता है। क्लियर है, चलिए हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल के बारे में, तो हम लोग को बता दें। चलिए इसके बारे में बता दें सेल। तो फ्रेंड्स इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल होता है, एक होता है सेकेंडरी सेल होता है। चलिए उसके बारे में आप लोग बताना चाहते हैं। देखिए प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विकसित होता है तथा उसे एक बार नष्ट होने पर पुनः चार्ज नहीं किया सकता, उसे बोलते हैं प्राथमिक सेल। क्लियर है, यानी फ्रेंड जिसमें आप लोग का EMF विकसित होता है, आप पुनः चार्ज करने के बाद आप उसको फिर से चार्ज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। जैसे फ्रेंड्स अगर आप लोग डेनियल सेल का यूज कर सकते हैं, ड्राई सेल का यूज कर सकते हैं, मरकरी सेल का यूज करते होंगे, सिल्वर ऑक्साइड सेल का यूज करते हैं, तो ये सारे को बोलते हैं प्राइमरी सेल। वही यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग सेकेंडरी सेल की बात करते हैं, तो जिस सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं के रूप में एकत्र करके पुनः रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा EMF पैदा किया था, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल। जैसे मोबाइल का बैटरी यूज कर रहे हैं, लीड एसिड बेसिड यूज करते हैं, निकल आयरन सेल यूज करते हैं, निकल कैडमियम सेल का यूज करते हैं, तो ये सारे होते हैं। क्लियर है, चलिए अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। कंप्यूटर के लिए चिप के लिए IC चिप सामान्यतः किसकी बनी होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को जाना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए जो चिप होता है, कंप्यूटर के लिए जो चिप होता है किसकी बनी होती है। तो होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। चलिए मैं आप लोग के बीच डिस्कस करता हूँ। तो कंप्यूटर के लिए IC चिप जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का जो बना होता है वह सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, यानी सिलिकॉन बनता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, SI होता है। क्या होता है ये, SI होता है। और फ्रेंड इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। क्लियर है, और ये भी फ्रेंड दो प्रकार के, एक होता है एनालॉग, एनालॉग होता है, एक होता है डिजिटल होता है। क्लियर है, एनालॉग में आप लोग याद रखिएगा, जैसे देखिए एक होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक होता है एनालॉग, एक होता है एनालॉग होता है, एक होता है डिजिटल। तो फ्रेंड्स एनालॉग में याद रखिएगा, देखिए इसमें अल्फ़ाबेटिकल के साथ साथ आप लोग का अल्फ़ाबेटिकल, देखिए मान लीजिए C ये लिखा हूँ 3068, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल भी होता है। क्लियर है, लेकिन डिजिटल में केवल आप लोग का न्यूमेरिकल होता है, ये दोनों में डिफर होता है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को बोला एक रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर प्रसारण करता है, तो रेडियो तरंगित तरंगदैर्ध्य क्या है? तो रेडियो तरंगित तरंगदैर्ध्य निकालना है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, क्लियर है। वैसे फ्रेंड्स आप लोग फार्मूला याद रखिए, देखिए लैम्डा एच का क्या होता है, एच बाय, देखिए मैं वैसे लिख देता हूँ क्यों, मैं आप लोग को देखिए लैम्डा का फार्मूला आप लोग यूज कीजिए, क्या होता है सी बाय एन होता है, क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स सी का वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ होता है, क्लियर है। और ये एन का वैल्यू कितना दिया था 819 किलो हर्ट्स दिया, तो किलो में बदलने के लिए 5 कर दिया। तो मैं इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3.6 से देखिए 3.66 × 10⁻² मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए H2O का अधिकतम घनत्व जो होता है, अगर सेल्सियस की बात करते हैं, देखिए तो फ्रेंड्स अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। ये अगर अधिकतम घनत्व बोलेंगे तो सेल्सियस में बात करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को फ़ारेनहाइट में बोला, तो फ़ारेनहाइट में जो अधिकतम जो वैल्यू होता है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है, 39.2 फ़ारेनहाइट में होता है, क्लियर है। चलिए ऑब्वियसली फ्रेंड्स मैं इसे आप लोग को याद नहीं करवाऊंगा, मैं समझाने के लिए आप लोग के बीच में आया हूँ। चलिए मैं आप लोग को बीच बताता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लोग इसका न्यूमेरिकल फार्मूला जानते हो, देखिए सेंटीग्रेडेड होता है C/F। देखिए मैं आप लोग को पूरा बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग फ्रेंड देखिए सेंटीग्रेड में आप लोग जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस होता है, हम लोग फ़ारेनहाइट होता है। तो सेंटीग्रेड का जो न्यूनतम अधिकतम वैल्यू होता है 100, ठीक है, और न्यूनतम वैल्यू होता है 0। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट जो स्टार्ट होता है, देखिए 0 से स्टार्ट होता है। फ़ारेनहाइट आप लोग फ्रेंड्स बताइए कहाँ से 32 से स्टार्ट होता है, ओवर ऑन कहाँ से 212 पे ख़त्म होता है। फिर ये देखिए आप लोग के रिलेशन ऑलरेडी आप लोग मैं हमेशा बताते रहता था यूट्यूब पे, तो इसके अनुसार अगर आप लोग रिलेशन निकालिए तो C/5 इक्वल टू होता है F-32, क्लियर है। बाय कीजिए तो 9 आएगा, क्लियर है। अब इसी के बिहार पे आप लोग को पुट करना है, तो जहाँ सी है तो आप लोग 4 यूज करेंगे, 4/5 यूज कर दिए। अब यहाँ पे आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, मैथमेटिकली सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का एफ इक्वल टू हो जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, क्लियर है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड ये आप लोग याद रखिएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, तो कौन सा समीकरण सही है। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर देखिए सीपी की बात करते हैं, तो देखिए एक सीपी होता है यानी कांस्टेंट प्रेशर होता है, एक होता है सीवी यानी कि इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, देखिए मैं आप लोग को ऑलरेडी सहायक आचार्य में पढ़ाया था, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है आर होता है, क्या होता है ये आर होता है। तो ये फार्मूला को आप लोग यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिए सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है आर होता है। अब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स आर क्या है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आर क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, क्लियर है, नियंत्रण कांस्टेंट वैल्यू होता है, क्लियर है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए और आर जो होता है आर का जो वैल्यू होता है, मैं मेरे माइंड में भी स्किप करा, मैं क्लास 12 में 8.134 समथिंग होता है, मैं स्किप कर सकता हूँ फ्रेंड इसके लिए, क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपचायक एवं अपचायक होना, निम्नलिखित कौन एक उपचायक एवं अपचायक होना है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो आप लोग को ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि एग्जांपल में आप लोग को बताना, देखो सबसे पहले SO2 एक ऐसा एग्जांपल है जो आप लोग का रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आप लोग याद कीजिएगा, ये दोनों आप लोग कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। तो SO2 को हिंदी में बोलते हैं सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। तो SO2 के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा SO2। अगर ऑप्शन में है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ये। वही बात करते हैं फ्रेंड्स KMnO4 का, देखिए KMnO4 यानी कि पोटासियम पर मैग्नेट को, या फिर K2Cr2O7 ये सब जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्लियर है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स क्लास 10th का ये, और ये सब जो बात का ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल संवहन नहीं करता क्योंकि वह, तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन बोला शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता क्योंकि फ्रेंड्स वह उदासीन होता है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा या उदासीन होता है, और इसका पीएच मान अगर की बात करते हैं तो यह 7 के बराबर होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ याद रखिएगा जल जो होता है हाइड्रोजन बंधन के कारण द्रव अवस्था में होता है। मैं हमेशा बताता हूँ जल जो होता है हाइड्रोजन बंधन, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से किस अवस्था में होता है ये, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, क्लियर है। और इसके साथ साथ चलिए नेक्स्ट, और जल का शुद्धिकरण के हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, पोटासियम परमैंगनेट का, क्लोरीन गैस का, या फिर पोटास आलम का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा ये, देख किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल होती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो फार्मूला नंबर ए होगा, क्लियर है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये लाप्लास का थ्योरम है। ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे लाप्लास थ्योरम, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में पढ़े होंगे, क्लियर, साउंड चैप्टर में, जो कि लाप्लास जो था
आई थिंक हमें ऐसा, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, लाप्लास जो था न्यूटन का ही शायद स्टूडेंट्स था, तो वही उन्होंने ही ये इसका वैल्यू निकाला था, 3 × 3 332 मीटर पर सेकेंड जो निकाला था वैल्यू, आप लोग जानते हैं। वायु में, सॉरी, वायु में जो वैल्यू होता है ध्वनि की चाल, वो 300, ये लाप्लास नहीं निकाला था। क्लियर है, तो ये था। चलिए ऑलरेडी फ्रेंड्स, चलिए और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या होता है। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं, देखिए, लोहे की चादर पर कौन सी धातु ज़्यादा सुरक्षित आवरण बनाती है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, लोहे की चादर पर जिंक, अगर जिंक है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो लोहे की चादर पर जिंक, यानी जिंक धातु ज़्यादा सुरक्षित आवरण बनाती है। उसके साथ फ्रेंड्स याद रखिए, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, और लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। क्या होता है, Fe2O3 होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, Fe2O3 होता है, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जस्तीकृत करते हैं, अर्थात जिंक की परत चढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए ये क्वेश्चंस का लेवल जो है काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, मैं इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली बोल दिया टफ क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, अर्धसेल देखिए आप लोग अर्धसेल अभिक्रिया, यानी फ्रेंड इसका इंग्लिश बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए ग्लैवनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है, और दोनों इलेक्ट्रोड में जो विभवांतर होता है वह ईएमएफ, विभवांतर से ईएमएफ का मान मिलता है। ठीक है, तो वही बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए प्रत्येक सेल 2 भागों में बना होता है, जिससे अर्ध सेल कहते हैं। वस्तुतः एक सेल में 2 अर्ध सेल का बना होता है, एक होता है कैथोड रिएक्शन, एक होता है एनोड रिएक्शन। क्लियर है, अब पूर्ण सेल जो होता है वह ईएमएफ के बारे में वर्क करता है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ये, बी होगा। क्लियर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं आप लोग आंसर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसे मैं रहने देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लवन विलियन का POH यानी 6 है, तो इसका पीएच क्या होगा। देखिए काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। लवन विलियन का POH यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड 6 है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी इजी से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड देखिए आप लोग को ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा। देखिए पीएच जो स्केल होता है उसमें अम्ल क्षारक का वैल्यू दोनों मिलाकर 14 होता है। क्लियर है, तो इसमें हाइड्रोक्साइड का वैल्यू 6 दे रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स इसका क्या होगा, आप लोग क्या कहें 14 में से 6 को माइनस करें, कितना 8 आएगा, तो ऑप्शन 8 है, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ डिटेल से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा 11 विलियन POH कितना 6 दिया है ना। तो देखिए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका टू क्या होता है 14 होता है, ये होता है 14 में लिख दिया हूँ। क्लियर है, अब देखिए इसका वैल्यू 6 लिख रहा है, अब यहाँ पे लिखना PH निकालना है, बराबर में 14 लिख दिया। तो फ्रेंड्स आप लोग PH अगर यहाँ से आप लोग निकालते हैं तो 14 में से 6 दिया, क्या बचेगा 8 बचेगा, क्या बचेगा 8। तो इसका राइट आंसर क्या बचेगा 8 बच गया। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा किसी भी विलियन का पीएच मान जो होता है H+ आयन से ज्ञात किया जाता है। क्लियर है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग ये भी याद कीजिए पीएच का जो फॉर्मूला होता है, देखिए माइनस लॉग, देखिए मैं लिख देता हूँ माइनस लॉग होता है, फिर यहाँ पे लिखिएगा H+ आयन होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स और भी इसके आप लोग लिख सकते हैं। देखिए अगर POH लिखना चाहते हैं, POH अगर लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए माइनस लॉग तो रखिएगा ही। क्लियर है, लॉग में मैथमेटिक्स में भी पढ़ा दूंगा, इसके साथ डी एच यूज कीजिएगा, और यहाँ पे माइनस यूज कीजिएगा। क्लियर है, या फिर हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये ये आपके सारे में ये मैं बताया हूँ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका 8 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडल विलयन बनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कोलाइडल विलयन कौन बनाता है, वही जल में। तो फ्रेंड ऑलरेडी आप लोगों को पता है ग्लूकोज, ग्लूकोज जल में कोलाइडल विलयन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पे एक एकक ऋणात्मक किसके समतुल्य होता है। होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस किए होंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना, माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें माइनस नहीं दिया, तो चलिए कोई नहीं, इसमें आप लोग को ऑप्शन नंबर ए ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है, और आवेशिक अदिश राशि होता है। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है TCS का। चलिए इसके मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए लिख रहा सबसे पहले हीलियम लिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है, हीलियम आप लोग का यहाँ 2 है, यहाँ पे इसका 4 एटॉमिक मास है। तो लिख रहा है हीलियम की बंधन ऊर्जा 28 MeV है। क्लियर है, यानी बंधन ऊर्जा 28 Me इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी प्रति न्यूक्लियॉन की बंधन तो इसी का वैल्यू बोल रहा आप लोग का कि प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, आप लोग को एक के लिए निकालना। तो यहाँ पे देखिए टोटल के लिए 28 दिया, तो यहाँ पे 2 का दिख रहा, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 14 आ जाएगा। कितना आएगा 14 होगा, तो राइट आंसर अगर देखा तो 14 हो गया। क्लियर है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। स्टार्च का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5, ऑप्शन में C6H10O5 होता है। तो यहाँ पे आप लोग को एन लगाना पड़ेगा, तो ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा, C6H10O5 होता है। ये आप लोग लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए सर, ठीक है। C6H10O5 होता है, C6H10O5 होता है आप लोग का स्टार्च का सूत्र, C6H10O5 होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिए, स्टार्च का सूत्र होता है, क्लियर है। और स्टार्च जो टूटता है वो माल्टोज में टूटता है, फिर माल्टोज आप लोग का ग्लूकोज में टूटकर C6H12O6 को बनाता है, क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताने जा, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्च का व्यापारिक, देखिए स्टार्च व्यापारिक नाम है जिसका रासायनिक पदार्थ मंड होता है, यानी रासायनिक पदार्थ क्या होता है? मंड होता है। ये जो स्टार्च होता है ना, इसका केमिकल कंपाउंड जो होता है मंड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? मंड होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ चलिए मैं आप लोगों को भी ऑपरेशन कर देता हूँ, फार्मूला दिया क्या नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूँ, अगर होगा फार्मूला तो मैं बता दूँ। सबसे पहले फ्रेंड मैं 3 फार्मूला बताना चाहता हूँ। देखिए एक होता है लाल सिंदूर का, लाल सिंदूर आप लोग का इस साल पूछ रहा है। देखिए एक होता है लाल सिंदूर का, क्लियर है। तो देखिए लाल सिंदूर का फार्मूला होपफुली आप लोगों को पता होगा, क्या होता है? Pb3O4 होता है, यानी लीड ऑक्साइड होता है, क्लियर है। इसलिए कहा जाता है कि जो जो मिलावटी जो सिंदूर होता है वो लगाने से क्या होता है? दाग होता है, क्योंकि उसमें सीसा की मात्रा पाया जाता है, क्लियर है। तो Pb होता है, क्लियर। तो Pb3O4 होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को मार्स गैस का यानी मीथेन गैस का ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, क्या होता है? CH4 होता है, क्लियर है। लाफिंग गैस का क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लियर है। चलिए और कॉस्टिक सोडा बोलते हैं NaOH को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ अब प्रतिक्रिया करके कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बाइड पानी से अभिक्रिया करने पर एसीटोन हाइड्रोकार्बन देता है, यानी कि एसिटिलीन देता है। सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, डी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी एसिटिलीन देता है, क्लियर है। तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी से कर सकते थे आप लोग। कार्बनिक अम्ल में निम्नलिखित में कौन सा क्रियात्मक समूह सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले कार्बनिक अम्ल की बात करते तो बॉन्ड COOH होता है, क्लियर है। ये बात करते OH का, तो ये फ्रेंड्स अल्कोहल का होता है। किसका होता है? ये अल्कोहल का होता है। वही बात हम लोग करते हैं ये CO का, तो ये फ्रेंड्स आप लोग का होता है कीटोन का। किसका होता है? ये कीटोन का होता है। और CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है, क्लियर है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्या लिख रहा है? जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वल्केनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्केनाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्केनाइजेशन कहते हैं इसे, क्लियर है। चलिए अब इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, क्लियर है। देखिए वल्केनाइजेशन रबर अपनी आकृति कायम रखता है, रबर में कार्बन ब्लैक मिश्रित करने के लिए उसके कठोर बढ़ जाते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड इसमें आप लोग याद कीजिएगा, प्राकृतिक रबर वास्तव में आइसोप्रीन नामक मोनोमर होता है, यानी इसमें जो मेन जो मोनोमर यूनिट होता है वो आइसोमर होता है, क्लियर है। सॉरी आइसोप्रीन बोलते हैं इसे। मैं क्लास 12th में राजकिशोर सर मुझे बहुत पढ़ाते थे, इसे आज भी याद है। आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन होता है, क्लियर है। और फ्रेंड इसे कठोर करने के लिए इसमें सल्फर तत्व को मिलाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है, तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर क्षारीय ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए एक देखिए धातु के, देखिए एक देखिए मैं लिख देता हूँ। देखिए धातु के ऑक्साइड की बात करते हैं, फिर एक बात करते हैं अधातु का। देखिए मैं दोनों को बताता हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन से। देखिए धातु की बात करेंगे तो क्षारीय होता है, क्या होता है? ये क्षारीय होता है। वही अधातु की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आ से अधातु, आ से अम्लीय, ये आप लोग को ट्रिक में याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेगा। आ से अधातु, आ से अम्लीय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोल रहा था? धातु, तो धातु के लिए क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, क्लियर है। वही अधातु बोलता तो अम्लीय। और जहाँ पे धातु अधातु दोनों बोलता तो उसे बोलते उभयधर्मी ऑक्साइड। और उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल याद करिए Al2O3, उसके साथ साथ PbO का याद करिए, उसके साथ साथ ZNO का याद कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। इसके साथ साथ फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोग को और ऑपरेशन देता हूँ, क्लियर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को याद रखिएगा, देखिए अधातु के ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं, और इसमें भी आप लोग याद रखिए CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ साथ NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये दोनों का जो प्रकृति होता है वह उदासीन होते हैं। क्या होता है? ये उदासीन होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, तो 74th में हम लोग आ चुके हैं, तो 74th हो चुका है, 75 से लिख रहा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है होपफुली आप लोग को पता होगा, CaOCl2 होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, यानी CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है। और फ्रेंड इसे रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, क्लियर है। और इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है, क्लियर है। तो ये आप लोग इसे याद रख सकते हैं।
और फ्रेंड्स इसका निर्माण कैसे किया था, जब शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन से अभिक्रिया कराई थी। तो फ्रेंड ये भी याद करिए 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग याद रखें, जो ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। और ये अधातु जो तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अधातु हो गया। क्लियर है। चलिए बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पीरियोडिक टेबल में कुल अधातु की संख्या 20 होता है। वही बात करते हैं धातु का, तो धातु की संख्या 91 होता है। क्लियर है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही उपधातु की संख्या कितना होता है, 7 होता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा, हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहते हैं, क्योंकि वह धातु या अधातु आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। क्लियर है। क्योंकि इसका स्थान फिक्स नहीं होता, लेकिन वैसे उसे अधातु की लिस्ट में ही डाला जाता है। क्लियर है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है ये। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी उदासीन परमाणु से, देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कोई भी तत्व होता है एक उदासीन में होता है। तो मान लीजिए सोडियम, सोडियम उदासीन है। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान, यानी सोडियम का चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर। देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है। क्लियर है। तो फुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए जो भी तत्व में किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। ये आप लोग को फोकस करना पड़ेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। याद कर समझ में आ गया। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्लियर है। जैसे फ्रेंड्स अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं तो इसे अगर आप लोग तोड़ते हैं तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 2 होता है। तो 2 प्लस कर सकते हैं और यहाँ पे लोग 2 इलेक्ट्रॉन को घटा दिए। क्लियर है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार फ्रेंड्स जिसमें अधिक इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है उसे बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 78, साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन एएलपी में पूछेगा। जब भी किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होती है तो हमेशा याद रखिएगा कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को और मैं बताना चाहता हूँ, देखिए देखिए किसी अर्धचालक की चालकता होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सुनिएगा, किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ताप के उसके तापमान के बढ़ने से बढ़ती है। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन नंबर बी लिख सकते हैं, तापमान के बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है। और अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है तापमान ने, सॉरी हाँ, देखिए किसी अर्धचालक यानी देखिए सेमी कंडक्टर था, क्या था ये, सेमी कंडक्टर था। तो सेमी कंडक्टर की बात होता है ताप के बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन वही बात करते फ्रेंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में होता है वो ताप बढ़ने से घटता है। क्लियर है। और देखिए कंडक्टर का प्रतिरोध के ताप बढ़ने से भी बढ़ता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का डायमेंशनल सूत्र निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग संवेग का सूत्र जानने का प्रयास करेंगे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप कोणीय संवेग हो रहा है, यानी एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग होता है। तो फ्रेंड इसका ऐसा यूनिट निकालिए तो केजी होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। क्लियर है। अब इसी के बिहाफ से अगर आप लोग निकालिएगा तो मैं आप लोग को आंसर बता केवल सी आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाले यंत्र क्या कहलाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाले यंत्र को मेगाफोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेगाफोन, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग बी में क्लिक कर सकते हैं, मेगाफोन कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करने वाले उपकरण को माइक्रोफोन कहते हैं। और वही बात करते हैं, देखिए लाउड स्पीकर, धीमी आवाज़ को तीव्र आवाज़ में परिवर्तित करने वाले उपकरण को लाउड स्पीकर कहते हैं। क्लियर है। वही बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, ऑडियोमीटर कहते हैं। और सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाले यंत्र को ऑडियोफोन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ को आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। क्लियर, 2.42 होता है, जो कि क्लास 10 के लिए फेमस क्वेश्चन होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लिस्ट का मैं जो आप लोग के बीच में तैयार करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स सबसे पहले याद कीजिए वाटर का, जिसका सामान्य सूत्र होता है H2O। तो इसका जो आप लोग का होता है यानी अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। क्या होता है, 1.33 होता है। क्लियर है। और हीरा का क्या होता है, 2.42 होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और सबसे कम जो होता है एक होता है निर्वात का होता है, एक से भी कम, सॉरी एक से कम होता है निर्वात का, एक के बराबर होता है आप लोग का वायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक हो जो, चलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैं और 10 मिनट देख लेता हूँ।
SI देखिए क्वेश्चन के लिए SI इकाइयों में ऊर्जा अथवा कार्य की इकाई क्या है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। SI इकाइयों में ऊर्जा अथवा कार्य का जो इकाई होता है जूल होता है। क्या होता है? ये जूल होता है। क्लियर है? ये भी आप लोगों को पता होगा। क्लियर है? चलिए मैं आप लोगों को बताना हूं। सबसे पहले कार्य देखिए, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन। मैं होपफुली लिख दिया, देखो बल गुना विस्थापन। मैं यहाँ पे लिख दिया, देखिए बल गुना विस्थापन के को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को बल का फॉर्मूला पता है। बल को क्या लिखते हैं? एफ लिखते हैं, और विस्थापन को क्या लिख सकते हैं? एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू इजकल टू एफ एस फार्मूला होता है। चलिए इसी बिहाफ से मैं आप लोगों को निकालना सिखा। देखिए डब्ल्यू इजकल टू एफ एस का दे। क्लियर है? अब देखिए फोर्स का ऐसे होता है, क्या होता है? देखिए फोर एफ बराबर एम ए होता है। चलिए एम ए लिख दिया हूँ, और या फिर एफ बराबर एम ए कर दें तो एस यानी एस ही रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ से या फिर एम जी भी कर सकते हैं, एस यानी एच, एम जी एच ये भी निकाल सकते हैं आप लोग फार्मूला एम जी एच। क्लियर है? लेकिन मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहता हूँ, देखिए बल, देखिए बल लिखा था और विस्थापन लिखा था। देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज मैं खुद किया हूँ, तो लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, डाउट्स थोड़ा सा होता है। देखिए बल के लिए फ्रेंड्स आप लोग को होपफुली फार्मूला पता होगा। बल क्या होता है? तो बल का फार्मूला होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? ये न्यूटन होता है, एसआई यूनिट होता है। और ये बात करते हैं विस्थापन का, तो क्या होता है? मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर होता है। क्लियर है? उसी प्रकार न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? ये आप लोग का ऐसा यूनिट था। वही फ्रेंड्स अगर बात करते हैं जूल क्या होता है, देखिए ऑलरेडी आप लोग को सीजीएस मात्रक पता होगा। तो सीजीएस एक जूल बराबर कितना होता है? देखिए आप लोग को होपफुली पता है एक जूल बराबर क्या होता है? 10 पर पावर 10 टू पावर 5 होता है शायद। हाँ 10 टू पावर 5 अर्ग होता है, क्योंकि इसकी छोटी देखिए अगर बोलता है कार्य का सबसे छोटी यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, ध्यान से सुनेगा। कार्य ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, यानी कि अगर ऊर्जा का या फिर कार्य का सीजीएस मात्रक बोले तो अर्ग होता है। अब देखिए एक जूल इक्वल टू आप लोगों को कितना होता है? अभी जस्ट में बताने का प्रयास किया था। देखिए एक जूल का जो वैल्यू होता है 10 टू पावर 7 अर्ग होता है। क्लियर है? चलिए अब मैं आप लोग को ये भी बताने चाहता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को कंसेप्ट याद होगा डाइन। देखिए आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। न्यूटन, एक न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड, एक न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन होता है। क्लियर है? और उसी प्रकार एक मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर क्या लिखते हैं? 10 टू पावर 2। अब यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर कर दिए। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ग। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा डाइन का वैल्यू कितना था? 10 टू पावर 5 था, और सेंटीमीटर का वैल्यू 10 टू पावर 2 था। अब इसे सॉल्व किए कितना? 10 टू पावर 7 आ गया। तो होपफुली आप लोग कर सकते थे इसे। क्लियर है? तो मैं बहुत सारे कंसेप्ट दे रहा हूँ, अगर आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस लग रहा होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखिएगा, एक कैलोरी। देखिए एक कैलोरी अगर बात करते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। तो चलिए मैं इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। देखिए एक कैलोरी इक्वल टू होता है 4.186 जूल होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है? या फिर इससे 4.2 के लगभग में हम लोग रखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। प्रति सेकंड कंपनों अथवा ढोलनों की संख्या क्या कहलाती है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, प्रति सेकंड कंपनों अथवा ढोलनों की संख्या की आवृत्ति को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? ढोलनों की इस कंपन को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। क्लियर है? देखिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास, भरपूर प्रयास कर। देखिए ये आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे वेव। और देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि देखिए एक सेकंड में ये कंपन करा, मान लीजिए यहाँ तक किया, तो इसका अगर बोले कि इसका आवृत्ति कितना, तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए मैं काउंट करता हूँ। देखिए एक हो गया, देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया। तो छः हो गया। क्लियर है? और फ्रेंड्स एक और आप लोग निकालिए। देखिए मान लीजिए कि मैं इस टाइप से निकाला हूँ। देखिए ये सेकंड निकाला, ये तो इसका कितना हो? एक दो तीन, इसका तीन हो गया। यानी एक सेकंड में कोई कितना कंपन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। और आवृत्ति कैसे हमारा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? ये हर्ट्ज होता है। आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं, यानी कि द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर है? तो फ्रेंड इसे हम लोग लिख भी सकते थे, फ्रीक्वेंसी को लिखते थे एफ और आवर्तकाल को टी। अब इसी प्रकार देखिए टाइम का फुल ऐसे मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। तो 1/सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज बोलते हैं। क्लियर है? ये भी आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? और आवृत्ति का ऐसे मतलब क्या था? हर्ट्ज होता है, क्योंकि हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने आवृत्ति के बारे में फर्स्ट टाइम बताए थे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स वही बात करते हैं आयाम का। तो आयाम क्या होता है? देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि मैं ये कंपन बनाया, आप लोग को ऑलरेडी पता हो क्रेस्ट और ट्रफ को। देखिए ये बनाओ, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट अगर देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसमें यार? इसमें। तो ये आप लोग का कहलाएगा आयाम। क्लियर है? और आयाम जो होता है ना, देखिए ए स्टैकली पोस्ट गुंता का मीटर का स्क्वायर होता है। क्लियर है? ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सही है। तो किसी वस्तु को बिना टूटे विकृति होने की क्षमता को इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि प्रायतःस्थता कहते हैं। क्लियर है?
चलिए अब इसके बारे में मैं आप लोगों को भी डिटेल बता देता हूँ ताकि आप लोगों को भी यूजफुल हो जाए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है। चलिए अब जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा आप लोगों को, मैं सारी चीज़ को बता। देखिए ताप की वृद्धि से पदार्थ की प्रत्यास्थता प्राय घट जाती है। इसका अपवाद सिर्फ इनवॉर स्टील है। क्लियर है। और फ्रेंड सबसे पहले याद रखिएगा इनवॉर स्टील पर प्रत्यास्थता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है। इसी में एक फार्मूला होता है हुक्स लॉ। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग क्लास 11 से पढ़े होंगे। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होता है। क्लियर है। और इसमें आप लोग यंग्स मॉडल्स इलास्टिसिटी भी पढ़े होंगे। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए निम्नलिखित में कौन सा लोहे सर्वाधिक शुद्ध होते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है वह पिटवा लोहा होता है। क्या होता है ये, पिटवा लोहा। तो राइट आंसर आप लोग लिख सकते हैं पिटवा लोहा। क्या होता है ये, पिटवा लोहा। चलिए बताते हैं इसे क्या होता है। देखिए इसे रॉड आयरन बोलते हैं। इसे ढलवा लोहा से प्राप्त किया था। यह आघातबद्धता और तन्य होता है, अतः इसमें चादरें एवं तार बनाए जा सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, यानी कि याद रखिए इसमें कार्बन की मात्रा जो होता है 0.12 से लेकर 0.25 प्रतिशत तक होती है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लौहमेता यानी कि रोग होता है। क्लियर है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोयले के कुल कितने प्रकार होते हैं, 4। AbLp एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। मापे गए मान में से लघुत्तम परिवर्तन किसके उपकरण दर्शाएगा, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परिशुद्धि होगा। चलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। देखिए आइंस्टीन का समीकरण, ये फेमस क्वेश्चन है। H का क्या होता है फ्रेंड, MC² होता है। ठीक है। तो इसमें C क्या होता है, तो होपफुली आप लोगों को पता होगा C का वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸। ये क्या होता है, प्रकाश की गति होता है, प्रकाश की गति होता है। क्लियर। E4 क्या होता है फ्रेंड, एनर्जी होता है। M4 मास होता है। C4 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है। और इसे और भी अगर आप लोग तोड़िएगा तो देखिए इसमें H आता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, देखिए H का होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻34 होता है। क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ जूल पर सेकेंड ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पीड़ित पाँव रखने से पाँव के सूजन कम हो जाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग ऐसा यूज भी किए होंगे। तो गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव का सूजन कम हो जाता है, इस घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसका अगर ऑप्शन है ऑस्मोसिस बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। क्लियर है। तो ये विधि होता है। क्लियर है। यही फ्रेंड्स आप लोग जलेबी देखते होंगे तो जलेबी में रस के बाद हम लोग को जलेबी को डालते हैं तो उसमें रस क्या होता है, सभी जलेबी में इन चल जाता है। तो ये भी ऑस्मोसिस विधि ही होता है। क्लियर है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, एस्पिरिन क्या है, तो फुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा एस्पिरिन एक प्रकार एनालिसिस होता है, यानी कि एक प्रकार की दवा होता है। क्लियर है। और एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी आप लोग जानते हो फ्रेंड्स, एक प्रकार क्या होता है, एंटीबायोटिक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो यूज करते हैं ये मैक्रो यानी कि लिविंग टिश्यू को मारने में यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं तीसरा तत्व क्या है, तो फ्रेंड्स मैं बचपन में याद किया था इसका फॉर्मूला NPK। N4 नाइट्रोजन, P4 फास्फोरस, K4 पोटेशियम। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अणुबम क्या है, तो अणुबम क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अणुबम क्या है। तो फ्रेंड अणुबम को बोलते हैं फ्यूजन बम। क्या बोलते हैं, फ्यूजन बम। देखिए फ्यूजन बम एक होता है फ्यूजन बम, एक होता है फ्यूजन। देखिए FISSION। तो ये जो होता है फ्यूजन बम इसे बोलते हैं अणुबम। क्लियर है। और ये आप लोग का नाभिक के संलयन के द्वारा होता है। क्लियर है। एक होता है फ्यूजन, तो यू, तो FU अगर आता है ना तो इसको बोलते हैं विखंडन के रूप में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा की इकाई होती है, तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा धारा की इकाई जो होता है एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। बात करते हैं विद्युत धारा क्या होता है, तो आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिससे आई से सूचित किया था। देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होता है। आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे आवेश कैसे मतलब क्या होता है। देखिए आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। और Q का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का कुलम होता है, समय क्या होता है सेकंड। तो कुलम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, कुलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया एम्पियर हो गया। क्लियर है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिए क्यू का जो फॉर्मूला होता है एन होता है। क्या होता है, ये एन होता है, जहाँ पे एन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है। अब विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होती है। क्लियर है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर एक साधन है, देखिए क्या लिख रहा है, मोटर एक साधन जो परिवर्तित करती है। होपफुली फ्रेंड्स मेरा पहला क्वेश्चन यही था। तो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो देखिए
मोटर एक साधन है जो परिवर्तित करते हैं, तो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ, सारे को मैं बता दूंगा। देखिए, तो स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारित को रोकता है? तो स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्रोमियम। क्या होगा ये? क्रोमियम। ऑलरेडी फ्रेंड क्रोमियम का आप लोगों को संकेत पता हो, क्रोमियम का Cr होता है। क्लियर है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा के व्यंजक है। तो फ्रेंड होपफुली आप लोगों को पता हो, हाफ MB² होता है। क्या होता है ये? हाफ MB² होता है। और इसके एक और फार्मूला होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, P²/2m। ये भी होता है, P²/2m होता है, जहाँ P होता है आप लोगों का संवेग होता है। क्लियर है। अर्थात फ्रेंड संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ये आप लोग कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई स्प्रिंग की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो उसकी आवर्तकाल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका आवर्तकाल जो होगा 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 2 गुना हो जाएगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोगों को फार्मूला इसके बारे में आप लोगों को बताया था, टी का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई। क्लियर है। √L/g होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग याद करें, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? लेंथ होता है। लंबाई बढ़ाने से टाइम पीरियड भी बढ़ता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस कीजिए तो क्या हुआ, इसकी लंबाई को 4 गुनी करें, तो टी इज डायरेक्टली यहाँ पे अंडर रूट लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे लंबाई की तो 4 गुनी, तो यहाँ 4L कर दिए। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए टी ले लिए, 4 किसका होता है? वैल्यू होता है 2 का होता है। क्लियर है। अंडर रूट यहाँ पे L रहेगा, तो ये ऑलरेडी फ्रेंड्स 2 गुना हो गया। क्लियर है। तो इसके भी यहाँ पे आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है। और याद रखिएगा इसमें यह भी होता है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाती है। क्लियर है। जिस कारण घड़ी सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का आयाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप लोग जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, और जी का वैल्यू क्या होता है? देखिए 6.67 इंटू 10 टू पावर कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 होता है। क्या होता है? -11 होता है न्यूटन मीटर पर, इसको देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। इसका वैल्यू जो दिया था ये हेनरी कैवेंडिश ने किया था। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, 99 क्वेश्चन चल गया। तो बल का ऐसा मात्रक, सबसे पहले बल का फॉर्मूला F बराबर क्या होता है? ma होता है, यानी फादर बराबर माँ होता है। अब माँ का फॉर्मूला, मास का फॉर्मूला एज kg होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी पर kg पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर न्यूटन हो गया। ये आप लोग कर सकते थे। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिए, 1 न्यूटन इजकल टू, क्वेश्चन अगर आता है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन में क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। क्लियर है। और एक डाइन की बात करते हैं तो एक डाइन का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻5 न्यूटन होगा। ये भी आप लोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वही क्वेश्चन, बल कैसा राशि? तो बल एक प्रकार की सदिश राशि है। क्लियर है। चलिए, और बल का फार्मूला अगर बोलता तो F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान गुना एक्सेलरेशन भी आप लोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग बोलते हैं जूल किसका सेम आता था, कार्य का सेम आता होता है, न्यूटन किसका है? बल का होता है। उसे वाट किसका था? शक्ति का। kg किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100वां, एक पिंड का पृथ्वी की सतह का पलायन वेग होता है क्या? तो फ्रेंड्स याद रखिए, एक पिंड का पृथ्वी की सतह का पलायन वेग यानी इसका वेलोसिटी होता है 11.2। याद रखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर पर की रफ्तार को छोड़ती है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं इसका वेलोसिटी क्या होता है। देखिए किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर यदि वापस नहीं आए तो उसे बोलते हैं पलायन वेग होता है। क्लियर है। तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का जो वैल्यू होता है ना, इसका वेलोसिटी होता है √2gr होता है, √2ge। आप लोग ये फार्मूला पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है। और याद रखिएगा पलायन वेग जो होता है ना, कक्षीय वेग का √2 गुना टाइम्स होता है। क्लियर है। ये भी याद कर सकते हैं, नहीं तो ये √2 गुना ये कर सकते हैं, नहीं तो 41%, ये दोनों आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, समय लग रहा है ऐसा, चलिए इसको मैं पूरा ही करवा दूंगा, ये लास्ट वीडियो बताइए। चलिए कुछ क्वेश्चन है और ज़्यादा ऑपरेशन नहीं, थोड़ा सा ही करवा दूंगा, देखता हूँ 4:45 भी हो रहा। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरंग जी क्या है? तो फुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी एक दूसरे के एकांक दूरी से पृथक व दूसरे प्रत्येक एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के आकर्षण का गुरुत्वीय बल होता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पता होगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? M1 इंटू M2 होता है। उसी बिहार पे हम लिख सकते हैं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार लगभग क्या होगा? देखिए भार जो होता है चंद्रमा पर चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है।
तो फ्रेंड्स हम लोग याद करेंगे चंद्रमा पे भार जो होता है ना पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो 1/6 कीजिएगा तो कितना है 100 आएगा। इसका ऐसा मतलब क्या होता है न्यूटन होता है, तो 100 न्यूटन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पात्र में द्रव पर की किसी मात्रा का आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है, तब द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए मैं इसके भी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है। इसका जो फार्मूला होता है ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, ये होता आर बाई ए होता। आर ही बोले तो आप लोग को वास्तविक गहराई बटा वर्चुअल गहराई। तो यहाँ पे वास्तविक गहराई को आगे लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को आवासी गहराई लिखते हैं तो ए। ठीक है। तो आर का यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को आर का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो वास्तविक गहराई कितना 20 है और आभासी गहराई कितना 15। अब इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो कितना है 1.33 आएगा। कितना है 1.33। तो ऑप्शन नंबर डी को कर सकते हैं। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। यानी कि वास्तविक गहराई बटा क्या होता है आभासी गहराई, आर बटा एक कीजिएगा ना। चलिए आँख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से पता होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को आँख की अंदरूनी पार्ट्स को क्या बोलते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ को रेटिना कहते हैं। क्या बोलते हैं रेटिना कहते हैं। तो ऑप्शन रेटिना को हम लोग क्या बोलते हैं दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब आँख के बारे में आप लोग को ऑलरेडी फ्रेंड्स पता होगा। सबसे पहले आँख का जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया जो होता है वह मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ इसका कार्य होता है प्रकाश का अपवर्तन करना। क्लियर है। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो क्रिया होता है वह कॉर्निया में होता है। इसे आंखों का खिड़की कहते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया को ही दिया जाता है। इसके अगला पार्ट होता है आइरिस होता है। आइरिस जो होता है कॉर्निया के पीछे नेत्र का रंगीन भाग होता है जो काला भूरा नीला रंग का होता है। नेत्र का रंग परितारिका के रंग पर निर्भर करता है। क्लियर है। अब इसके पीछे जो होता है वह फ्रेंड एक छोटा सा पुतली होता है जिसे बोलते हैं पुपिल बोलते हैं। तो यह आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। यह एक सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और यह इसका रंग हमेशा काला होता है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन चलिए रेटिना के बारे में मैं डिस्कस कर देखिए रेटिना से फ्रेंड्स सबसे पहले रेटिना के बारे में डिस्कस करता तो ध्यान से सुनिएगा केवल। रेटिना तो फ्रेंड्स रेटिना क्या होता है नेत्र का वह भाग है जो कैमरा की तरह काम करता है। इसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। क्लियर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और रेटिना से दो प्रकार के कोशिकाएं जुड़े होते हैं जो कि एक प्रकार रॉड सेल होता है, एक शंकु सेल होता है। तो जो क्षण सेल जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाता है और शंकु क्या होता है लाल भूरा हरा रंग का होता है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या लिख रहा है 40 वाट 60 वाट और 100 वाट के तीन बल्बों को 220 वोल्ट के मेन के साथ श्रेणी में जोड़ा था तो ऊर्जा की खपत होगी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 40 वाट 220 वोल्ट, फिर 60 वाट 220 वोल्ट एवं 100 वाट 220 वोल्ट के तीन बल्बों को 220 के मेन के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो 40 वाट का बल्ब सबसे अधिक खर्चा देगा। यानी जो सबसे कम वाट का होता है वही अधिक ऊर्जा देता है। क्लियर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो आर का जो फार्मूला होता है क्या होता है V/P होता है। अब इससे आप लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स क्या लिख रहा है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों को लर्निंग के लिए। चलिए मैं आप लोग बताता हूँ चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को क्वेश्चन इसके बारे में कुछ ट्रिक बताना चाहता हूँ जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से। यदि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए जिसका वाट कम रहता है वह बल्ब ज़्यादा ऊर्जा खपत करेगा। क्लियर है। और वही फ्रेंड्स यदि बल्बों का वोल्टेज समान हो तो वाट अलग अलग हो तो जिन बल्बों का श्रेणी में जोड़ते हैं तो उसका वाट कम रहेगा। क्लियर है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो द्रव की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा द्रव की बूंद का आकार गोलाकार होता है। इसके पीछे मेन जो रीजन सरफेस टेंशन यानी हम लोग जिसे बोलते हैं पृष्ठीय तनाव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ तनाव में रहता है उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और फुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को विद्युत जनित्र बोलते हैं। विद्युत जनित्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा है तो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी लिखना नहीं लिख रहा ना तो आप इस गलत है ये। तो विद्युत जनित्र होगा। क्लियर है। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है 1 kg जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा। देखिए 1 kg जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक जो
ऊर्जा होना चाहिए 50 किलो कैलोरी होना चाहिए, 50 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और बचा है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋण आवेश को वहन करता है। तो एक यूनिट ऋण आवेश, तो ऑप्शन नंबर एक को कर सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड इसके बारे में आप लोगों को बता दिया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। और इसके साथ आप लोगों को पता है इसका नाम किसने दिया था, अस्टर्नी ने दिया था। इसका वैल्यू क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अमोनियम नाइट्रेट जिसका फार्मूला सबसे पहले जाने। देखिए अमोनियम का सूत्र होता है NH4 होता है। क्लियर है। और नाइट्रेट का होता है NO3। तो अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर N2O यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्राप्ति होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्राप्ति होता है। क्लियर है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और फ्रेंड इसके साथ साथ आप याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसी उत्पन्न करने वाली गैस भी कहते हैं। क्लियर है। इसका प्रयोग बेहोशी करने में करते हैं। सूर्य में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो मैं जस्ट अभी बताया था फ्रेंड, सूर्य में जो उत्पन्न ऊर्जा होता है न्यूक्लियर फिजन की वजह से होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं नाभिकीय संलयन का। फ्रेंड नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम एवं सूर्य के ऊर्जा जो होता है दोनों नाभिकीय संलयन पर डिपेंड करता है। ठीक है। हाइड्रोजन बम, देखिए हाइड्रोजन बम की बात करते हैं या फिर सूर्य की ऊर्जा, दोनों नाभिकीय संलयन पे वर्क करता है। क्लियर है। और हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने किया था। क्लियर है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स ये याद रखना पड़ेगा, परमाणु जो विखंडन होता है ये आप लोग का नाभिकीय विखंडन पे यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम्पियर क्या लिख रहा है, ओम्पियर माप है। तो 112 एम्पियर जो माप होता है धारा मापने में इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग धारा लगा सकते हैं। क्लियर है। और तापमान कैसे मतलब क्या होता है, केल्विन होता है। निम्न अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा अपसे, तो आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए एक ट्रिक आप लोग याद करिए, एक ट्रिक क्या अगर याद कर लेते तो आप लोग काफ़ी ईजी कर सकते हैं। देखिए तो निम्न अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक बोल रहा ना ये, तो देखिए अम्लों में सबसे शक्तिशाली जो रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए यहाँ पे अगर बोल रहा ना तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को बोल रहा रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा इसमें होगा प्रोपेनोइक अम्ल। कैसे होगा, देखिए जिसमें फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH होता है। क्लियर है। एसिटिक अम्ल का क्या होता है, CH3COOH। देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOH हो गया, और एसिटिक अम्ल का क्या होता है, CH3COOH होता है। क्लियर है। वही बात करते हैं प्रोपेनोइक अम्ल का, तो फ्रेंड इससे लिख सकते हैं C2H5COOH होता है। ये तीनों आप लोगों को पता है। क्लोरो एसिटिलीन अब इस ये होता नहीं है। तो फ्रेंड जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा वही होता, तो इसमें ज़्यादा तो ये हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप लोग का आंसर होगा अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट होगा प्रोपेनोइक अम्ल का होता है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसके लिए आप लोग हंसा याद कर लिए, H4। देखिए ये हंसा याद करिए ना, मैं आप लोग को बता हंसा HNSA। H होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, N होता है नाइट्रिक अम्ल, S होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, A4 होता है एसिटिक अम्ल। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 114 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए क्या लिख रहा है, -20 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखे 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। मैं इसे बोलता हूँ इसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा कुछ अलग कंसेप्चुअल होता है, क्लास 11 के रूप में होता है। क्लियर है। फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए इस याद रखिएगा, लेटेंट हीट्स के बारे में फार्मूला याद रखिएगा। देखिए जल का, देखिए मैं कुछ कुछ कंसेप्ट बताऊँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा सुनने तो जाए सब याद करो। तो जल का जो विशिष्ट धारिता होता है, यानी कि एक जस्ट जल का जो विशिष्ट धारिता होता है 4200, देखिए 4200 जूल केजी पर कूलम होता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ एक कैलोरी यूज होता है 4.2 जूल होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा आप लोग को बर्फ को गलन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा जो चाहिए होता है 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक रेडियो सक्रिय तत्व का 3/4 भाग 1 घंटे में विघटित होता है तो अर्ध आयु निम्न हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि क्लास 12th में आप लोग पढ़े होंगे। तो फ्रेंड टी हाफ का फार्मूला होता है, देखिए मैं लिख के लाया था 0.693/K होता है। क्लियर है। इसे के भी यहाँ पे आप लोग को सॉल्व अगर कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा, देखिए तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग लाते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी आ जाएगा, यानी हाफ घंटा आएगा। क्या आएगा, हाफ घंटा आएगा। क्लियर है।
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के क्लास 12th बेस्ड है, जो कि आप लोगों को मुझे स्किप करने लग रहा। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप लोग याद रखिए, रेडियो सक्रियता की यूनिट जो होता है एक क्यूरी होती है। एक क्यूरी का जो वैल्यू होता है याद रखिएगा 3.7 इंटू 10⁻10 होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए बर्नौली का प्रमेय निम्नलिखित में प्रयुक्त होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए द्रवों के बहाव के लिए प्रयुक्त होता है, यानी बर्नौलिस का जो थ्योरम होता है ना, द्रवों के बहाव के लिए होता है, यानी कि द्रवों के बहाव कर सकते हैं। क्लियर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, निम्नलिखित में जल अपघटन में एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, यानी किसके अपघटन से अमीनो अम्ल की प्राप्त होती है। तो द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड है एसिड थी एमिनो एसिड। तो राइट आंसर है प्रोटीन लगा सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग का ये रहा अमीनो अम्ल का मैं सूत्र में लिख देता हूँ, NH2 होता है, COOH होता है। क्लियर। इसमें एमीन ग्रुप के साथ साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी ग्रुप होता है, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारे ये पूरे 117 क्वेश्चंस, होपफुली काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं आप लोग जितना पढ़े होंगे ना उससे ज़्यादा मैं आप लोग को नॉलेज देने का भरपूर प्रयास किया हूं, अगर आप लोग आसानी से देखते हैं तो। चलिए थैंक यू सो मच। मेरा आज ये 1 घंटा का क्लासेस पहली बार है यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। इसी पे का फ्रेंड्स मैं डेली आप लोग बीच अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन।